वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप पहुंच चुके हैं और आपने जो है सोशियोलॉजी विषय वस्तु ले रखी है, यानी सोशियोलॉजी आप पढ़ रहे हो, थर्ड सेमेस्टर में आपकी परीक्षा हो चुकी है और अब आप फोर्थ सेमेस्टर के लिए सोच रहे हो कि हमको क्या पढ़ना है भाई, तो उसके लिए मैं यह वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, समाज शास्त्र जिसको कहते हैं हिंदी में, उसका ये नवीनतम सिलेबस है जिसके अंतर्गत आपको सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, आपको भारत में जो सामाजिक समस्याएं हैं और जो कुछ भारतीय सामाजिक मुद्दे हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है, खास करके विकास के मुद्दे जो हैं उनके बारे में। तो आपके पेपर का नाम क्या है? भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे, सोशल प्रॉब्लम्स यानी सामाजिक जो समस्याएं हैं वो, ठीक है, भारत के खास करके संदर्भ में। इसके अलावा इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के जो मुद्दे हैं वो कहाँ पर? भारत में, ठीक है, भारत के विकास के मुद्दे और भारत की सामाजिक समस्याएं, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है, बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने हिंदी में सिलेबस लिख रखा है लेकिन मैं इसको अंग्रेजी में बताने का प्रयास भी करूँगा। यहाँ पर हिंदी में आप देख लीजिए, यहाँ पर अंग्रेजी में भी मैंने आपको लिखने का प्रयास किया, अंग्रेजी में भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ तुरंत, ठीक है। सबसे पहले हिंदी में थोड़ा सा समझ लेते ताकि आपको अंग्रेजी में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला आपका आ चुका है, देखिए, भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे आपको पढ़ना है। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में आपका यही सिलेबस है। पहली इकाई आपका इकाई जो होगा, 4 इकाइयों में आपका जो है सिलेबस बटा हुआ, सॉरी 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ होगा। तो आपको सामाजिक समस्याओं के बारे में और कुछ विकास के मुद्दे हैं वो भी भारतीय संदर्भ में हमको पढ़ना है। पहला चैप्टर आपका विचलन। विचलन जो होता है एक प्रकार से अगर बात की जाए, जैसे कि विचलन का मतलब होता है कि अपने मार्ग से हट जाना। कैसे मार्ग से? तो जो समाज के द्वारा बताए गए जो मापदंड है, उनके जो सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक जो खास करके जो रीति रिवाज है, सामाजिक परंपराएं हैं, उनको ना मानना या उनकी अवमानना करना, एक प्रकार से विचलन से तात्पर्य लिया जाता है। तो विचलन की अवधारणा को समझेंगे, विचलन का अर्थ जानना है हमको इकाई 1 के अंतर्गत, उसकी परिभाषा जाननी है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है इकाई 1 के अंतर्गत। इकाई 1 में आपको लगभग 5 से 6 चैप्टर जो होंगे उनको पढ़ना है। चैप्टर में एक एक चैप्टर को मैं एक एक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। उसके तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा रहेगी और विस्तार से हर एक पॉइंट को हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अपराध के बारे में जानना कि भाई अपराध क्या होता है, अपराध किसे कहते हैं, अपराध के कई प्रकार होते हैं, उन्हीं प्रकारों में खास करके किशोर अपराध क्या होता है, सफ़ेद पोश अपराध क्या होता है, ठीक है, व्हाइट कलर जो है व्हाइट कलर क्राइम जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा किशोर अपराध क्या होता है इसके बारे में समझना है। तो ये सब हमको पढ़ना है। और ख़ास करके अगर आप देखेंगे तो बीए सेकंड ईयर का जो पेपर 1 होता है, बीए सेकंड ईयर पेपर 1 में ऑलरेडी मैंने इसको बता रखा। तो बीए सेकंड ईयर पेपर 1 जो 2021 तक आपका जो पुराना सिलेबस था, अगर उसको आप देखेंगे तो लगभग वैसा ही सिलेबस ही आपका बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का आपको दे दिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इकाई 2 में हम जैसे प्रवेश करेंगे, इकाई 2 में हमको क्या पढ़ना है भाई? इकाई 2 में बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को पढ़ना पड़ेगा सामाजिक जीवन में जो भ्रष्टाचार आजकल हो रहे हैं। तो हमको सबसे पहले भ्रष्टाचार की परिभाषा, भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार के प्रकार और भारत में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, ये सब पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे ताकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो मैं एक भी पॉइंट आपका छोड़ूंगा नहीं। विधिवत चर्चा होने वाली है शुक्ला स्टडी पॉइंट के चैनल पर, यानी कि शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ही, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ही सारे चैप्टर्स की वीडियो देने का प्रयास रहेगा, मॉडल पेपर देने का प्रयास रहेगा। और आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर में दूंगा, लिखित का भी दूंगा, ताकि आपकी परीक्षा किसी भी प्रकार की हो, आप आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर को देने में समर्थ हो सके। विस्तार से हमारे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, और एक भी पॉइंट्स या एक भी आपका जो टॉपिक्स होगा वो आपको एकदम से बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत सरल लगेगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा साइबर अपराध क्या होता है इसके बारे में पढ़ना। साइबर अपराध तो आपको पता होगा, जैसे कि जो टेक्निकल फॉल्ट वगैरह या जो हैकिंग वगैरह होती है या कंप्यूटर से जुड़े जो अपराध होते हैं, ठीक है, जो इंटरनेट से जुड़े अपराध होते हैं, मोबाइल फ़ोन से जुड़े अपराध होते हैं, तो ये सब अपराध एक प्रकार से साइबर क्राइम बोला जाता है, साइबर अपराध कहते हैं। तो इसके बारे में जानना है। इसके अलावा नशाखोरी भारत में तो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा है। नशाखोरी किसे कहते हैं, परिभाषा, ठीक है, और क्यों नशाखोरी क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कारण है, और नशाखोरी का एक प्रकार से क्या प्रभाव पड़ रहा है भारतीय जनमानस पर, भारतीय युवाओं पर, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है। इसके अलावा आत्महत्या किसे कहते हैं, आत्महत्या के संदर्भ में जो दुर्खीम का, इमैनुअल दुर्खीम का जो सिद्धांत है आत्महत्या से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे लगे हाथ, ताकि आपको कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो आत्महत्या किसे कहते हैं, आत्महत्या
क्यों लोग करते हैं आत्महत्या करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तो उन सभी कारणों पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि कारणों से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा आतंकवाद किसे कहते हैं, आतंकवाद क्या है, आतंकवाद कितने प्रकार का होता है, वर्तमान संदर्भ में या वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आतंकवाद के उन समस्त पहलुओं पर चर्चा रहेगी हमारी, और मैं जल्द ही इन सभी पर जो है बिल्कुल फ्री में आपके लिए क्लासेस लाने का प्रयास करूंगा। आप आसानी से क्लासेस का लुत्फ उठाइएगा, ठीक है। और बाकी चैनल का एक प्रकार शुक्ला स्टडी पॉइंट का नाम का ऐप भी आपके मार्केट में है, यानी कि प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा शुक्ला स्टडी पॉइंट पे, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह या फिर अगर कोर्सेस कोई लॉन्च होता है, कोई कोर्स लॉन्च होता है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि मैं पूरी प्रयास करूँगा कि यूट्यूब पर ही आपको दिया जाए, लेकिन जैसे ही आपकी राय होगी तो वैसे मैं काम करने का प्रयास करूँगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, संरचनात्मक समस्याएं। संरचनात्मक समस्याओं के बारे में, जैसे संरचना कौन सी है, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी। तो सामाजिक संरचना की जो एक प्रकार से समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं में जैसे गरीबी भी एक प्रकार से समस्या है, संरचनात्मक समस्या है। इसके अलावा जातिगत असमानता जो है वो भी एक प्रकार से समस्या है भारतीय संदर्भ में। इसके अलावा और भी तमाम सारी समस्याएं, जैसे कि धार्मिक समस्याएं कुछ हैं, कुछ जातीय समस्याएं हैं, कुछ क्षेत्रीय समस्याएं हैं, कुछ अल्पसंख्यकों की समस्याएं हैं, कुछ पिछड़े वर्ग की समस्याएं हैं, कुछ दलितों की समस्याएं हैं, और आजकल तो ब्राह्मणों की यानी कि सवर्णों की, खास करके ब्राह्मणों के ऊपर एक प्रकार से समस्याएं आ चुकी हैं। तो वो एक प्रकार से आपको पढ़ना नहीं लेकिन समझना जरूर पड़ेगा, और कई दृष्टिकोण से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। और जब आप पढ़ेंगे तो आज का जो वर्तमान में तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही, तमाम प्रकार की बातचीत हो रही है आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उन समस्त चीज़ों को भी हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं अपनी कॉपी में, और लिख भी सकते हैं, और अच्छे तरीके से नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम समस्त मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और हम लगातार आपकी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा, और आप लोगों ने अगर जो है एनालिसिस किया होगा, अच्छे से देखा होगा अपने पेपर को और हमारे मॉडल पेपर को, तो निश्चित तौर पर आप यही अनुमान लगा रहे होंगे कि सारे के सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आते। कुछ लोगों ने तो कमेंट भी किया था कि सर जी पेपर लगता है आप ही पेपर बना करके भेजते हो और वैसा पेपर आ जाता है। तो भैया मैं पेपर बनाता नहीं हूँ, वो जो पेपर आप में आता है, लेकिन आपको बता दूँ वो पेपर कैसे बनाएंगे आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो मुझे पता है, क्योंकि उनकी माइंड सेट कहाँ तक जाती है, क्या सोच रहे होते हैं, उन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करता हूँ, उस पर एनालिसिस करता हूँ, पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ। इसके अलावा अब तो अनुभव हो चुका कि भाई कौन से चैप्टर से प्रश्न, कौन सा प्रश्न आने वाला है, या किस प्रकार का प्रश्न एग्जामिनर चाह रहा है पूछे जाना, या आपसे क्या अपेक्षा की जा रही है। आप वर्तमान के युवा हो, आप देश के एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे भावी सदस्य हैं, या देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे आने वाले समय में, तो उसके संदर्भ में भी आपके कुछ प्रश्न आते हैं। तो मैं हर एक सब्जेक्ट को देखता हूं, तो तमाम प्रकार के जो है दिमाग में चीज़ें आ जाती कि भाई ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमारे पेपर में रखना चाहिए। तो एक प्रकार से ऐसे आपको फोर्थ सेमेस्टर में बताने का प्रयास करूंगा, और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। जैसे आप देखते, जैसे जैसे आप लगातार हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे थोड़ी सी जो एक प्रकार से जो जानकारी होती है थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जाती है लोगों की। जैसे आज के 4 साल पहले मेरे अंदर जो जानकारी थी उसमें थोड़ा बहुत इजाफा जरूर हुआ, आपको दिखाई पड़ेगा। आने वाले समय में आपको और इजाफा मिलेगा। तो एक प्रकार से जब लगातार कोई व्यक्ति मेहनत करता रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ अच्छा और उससे भी अच्छा देने का प्रयास लोग करता रहेगा। तो एक प्रकार से मतलब करते रहेंगे। और ख़ास करके मैं खुद की बात करूं तो मैं लगातार आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं। आपको बता दूं हमारी परीक्षाएं भी होती, मैं भी अभी बालक ही हूं, पढ़ भी रहा हूं अभी, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर जी जो है ये पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम लोगों को पढ़ा ही रहे हैं। मैं पढ़ भी रहा हूं, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता हूं। आपको बता दूं जब एग्जाम आता है तो मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, ये 4-5 दिन पहले से। और मुझे लगता है आप लोग भी वैसा ही करते हैं, क्योंकि मेरे मॉडल पेपर को बाद में जा करके देखते हैं। लेकिन ऐसा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं और आपका हमारा रिश्ता एक प्रकार से अपने एक प्रकार से परिवार जैसा, एकदम से मैं अपना घर का मानता हूं। मैं जो हमसे बड़े लोग हैं उनको मैं अपना बड़ा भाई स्वीकार करता हूं, जो हमसे छोटे हैं उनको मैं छोटा भाई के रूप में ट्रीट करता हूं। और हालांकि मैं तो सोचता हूं कि आप सब हमारे अपने ही हैं, और किसी भी प्रकार की कोई मदद की बात होगी तो हमेशा शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जो है बस आप लोग पढ़ते रहिए साथ साथ। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप परीक्षा के 5 दिन पहले मत पढ़िए,
चूँकि फिर वो आपको केवल पढ़ना ही रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपको विधिवत जानकारी ग्रहण करनी है तो आप अभी से हमारे साथ शुरू हो जाइए फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के लिए। और जो भी वीडियोज़ मैं दे रहा हूँ चैप्टर वाइज, उनको आप ग्रहण करें, उनको देखें, वीडियो नोट्स बनाते हुए चले, ताकि आप टॉप करें अपनी परीक्षा में, आप यूनिवर्सिटी टॉप करें और फिर आकर के कमेंट करें कि सर जी मैंने टॉप किया। फिर मैं आपके लिए आपके वहाँ पर आऊँ आपका इंटरव्यू लेने के लिए कि भाई देखिए हमारा छात्र ने इतना किया है। मैं ये सोच रहा हूँ ये प्रोग्राम चालू करूँगा, हमारे जो टॉपर्स होंगे उनका इंटरव्यू आपको दिलवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चौथा इकाई आप में क्या पढ़ना, चौथी इकाई हमको पढ़ना है पारिवारिक समस्याएं कुछ हैं। पारिवारिक समस्याओं में खास करके दहेज समस्या, ड्योरी की जो समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दहेज क्या होती है और वर्तमान में दहेज का क्या रूप हमारे समक्ष है। ठीक है, घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, घरेलू हिंसा तो आपको पता होगा, जैसे महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं या अपने से छोटों पर या बुजुर्गों पर, ये सब घरेलू हिंसा में ही आ जाते, तो उसको समझेंगे। ठीक है, तलाक की समस्या आजकल बहुत बढ़ गई है। ठीक है, जब से विज्ञान या फिर मोबाइल फ़ोन हाथों में आया है लोगों के, तलाक की समस्या, पति पत्नी में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप तलाक की जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही, तो इनको चर्चा करेंगे। अंतः और अंतर पीढ़ी संघर्ष भी इस समय बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपको पता होगा जो हमारे वृद्ध या हमारे दादा परदादा हैं और आप हैं, उनके विचारों में आप देखते मतभेद हो रहा है। वर्तमान पीढ़ी की सोच कुछ और है और हमारे जो पूर्वज लोग थे, मतलब पूर्वज लोग हैं, उनकी पीढ़ी, उनकी सोच कुछ और है। यानी सोच में जो डिफरेंस होता है उसी को देखिए, दो पीढ़ी संघर्ष होते हैं, एक अंतः पीढ़ी संघर्ष, एक अंतर पीढ़ी संघर्ष। अंतर पीढ़ी संघर्ष का मतलब होता है जब दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष होता है तो अंतर पीढ़ी संघर्ष। लेकिन जब समान पीढ़ी के बीच में संघर्ष होता है, जैसे कि मैं हूं और आप हो, अब और हम और आप क्या हैं, एक ही पीढ़ी के हैं, अगर हमारे और आपके विचारों में मतभेद है तो एक प्रकार से ये अंतः पीढ़ी संघर्ष हो गया। ठीक है, क्योंकि अपने ही पीढ़ी के विचार हैं। लेकिन जब आपके जो है दादाजी के और आपके विचारों में मतभेद हो जाए तो समझिएगा अंतर पीढ़ी संघर्ष। ठीक है, बुजुर्गों की बहुत सारी समस्याएं हैं, इन चीज़ों पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है प्लेलिस्ट में, आप अगर अभी से देखना चाहें तो देख सकते हो। बीए सेकंड ईयर पेपर 1, बीए सेकंड ईयर पेपर 1 सोशियोलॉजी, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, शुक्ला स्टडी पॉइंट लिख दीजिएगा लास्ट में, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इसमें तमाम वीडियोस आपको मिल जाएगी इसी सिलेबस को के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेबस वही है आपका, एक आध दो पॉइंट्स नए जुड़े हैं तो आप तब तक उसको पढ़िएगा, बाकी मैं जल्दी इन पर क्लासेस लाने का प्रयास करूंगा, विस्तार समझाने का प्रयास करूंगा। अगला पॉइंट आपका आ चुका भाई, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर बस कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विकास की अवधारणा बताएं, विकास किसे कहते हैं, विकास की परिभाषा समझनी है हमको, विकास के बारे में जानना है। और वो विकास कोई लड़के नहीं है कि किसी विकास लड़का ना है, नहीं, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है और डेवलपमेंट की अवधारणा को समझना है। आर्थिक बनाम सामाजिक विकास, यानी आर्थिक विकास जहां अपने स्तर पर लगातार बढ़ रहा है वहीं पर सामाजिक विकास भी हो रहा है, तो सामाजिक विकास और आर्थिक विकास की तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे, यानी दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे, दोनों में समानताएं भी देखेंगे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विकास का क्या स्वरूप है या फिर सामाजिक विकास का क्या स्वरूप है, दोनों पॉइंट्स पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मनुष्य का विकास यानी मानव विकास भी हम पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 5वीं इकाई में हमको ये पढ़ना है। बात की है 6ठे इकाई के बारे में, तो इकाई 6 में आपको विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। कुछ विद्वान हैं, उन विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, खास करके विकास के सिद्धांत दिए हैं, डेवलपमेंट के थ्योरीज दी हैं, जैसे इस जो है स्मेल्सर हो गए, लर्नर हो गए, रोस्टो हो गए, फ्रैंक का अल्प विकास का जो सिद्धांत है वो आविकसिकता का सिद्धांत बोला जाता है उसको। ठीक है, समीर अमीन का असमान विकास का सिद्धांत हो गया। वैश्वीकरण और सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी विकास समाज के बारे में जानेंगे कि जो विकास हो गया जिस समाज का, उस समाज की स्थिति क्या है, वैश्वीकरण क्या होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे। तो एक प्रकार से ये इतने पॉइंट्स आपको इकाई 6 में पढ़ने हैं। इकाई 7 की अगर बात की जाए तो इकाई 7 में विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि कृषि संकट इस समय उत्पन्न हो रहा है तो वो भी एक प्रकार से विकास का मुद्दा है। मानव संसाधन भी एक प्रकार से विकास का मुद्दा है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास क्या होता है इसको समझेंगे। इसके अलावा कुशल बेरोजगारी, ठीक है, यानी स्किल लोग जो एक प्रकार से घूम रहे हैं उनमें भी बेरोजगारी है, तो इसके बारे में, बेरोजगारी आजकल तो एक प्रकार से अपने चरम पर है तो उसको भी हम देखने का प्रयास करें, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगी क्योंकि जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कुशल बेरोजगारी, बहुत सारे जो लोग स्किल्ड हैं और बहुत जानकार भी हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, तो उस पर भी चर्चा करने का प्रयास है, चूँकि ये सब विकास के ही मुद्दे हैं, ये सब एक प्रकार समस्याएं ही हैं समाज की। ठीक है, 8वां अगर बात की 8वीं इकाई की, तो 8वीं इकाई में आप देखेंगे पारिस्थितिकी और विकास।
विकास और विस्थापन, पारिस्थितिकी और विकास मतलब कि पारिस्थितिकी और विकास यानी कि किस प्रकार से पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजी एक प्रकार का विषय वस्तु जिसके अंतर्गत आप पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक होते हैं, एक जैवीय घटक, एक अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक जो होता है जिसमें आप सजीव जो चीज़ें होती हैं वो जैविक घटक में आती हैं, और जो निर्जीव होती हैं वो अजैविक घटकों में आती हैं। तो दोनों घटकों से बनने वाला जो परितंत्र है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो खास करके जो आर्थिक विकास हो रहा है समाज का, या वर्तमान में जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उस विकास के पीछे क्या पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान में रखा जा रहा है, सतत विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर वैसे उद्योगों का एक प्रकार से उद्योगों को लोग लगा रहे हैं, पर्यावरण को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, पारिस्थितिकी को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो उनके संदर्भ में, पारिस्थितिकी के संदर्भ में विकास देखेंगे कि किस प्रकार से विकास हो रहा है और पारिस्थितिकी या पर्यावरण उससे कहाँ तक प्रभावित हो रहा है। अगर सकारात्मक प्रभाव है तो ठीक है, नकारात्मक प्रभाव है तो उसको लेकर के आंदोलन भी बहुत सारे चले हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा आप लोग थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है विकास और विस्थापन। विकास के कारण से क्या होता है, देखिए एक और तो विकास से पारिस्थितिकी को खतरा होता है, जहाँ विकास बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर पारिस्थितिकी पर्यावरण धूमिल होता है, दूषित होता है। एक और जहाँ पर्यावरण को खतरा है विकास से, वहीं दूसरी ओर खतरा है किससे, विस्थापन को लेकर के। विस्थापन मतलब क्या होता है, जो हमारे जो एक प्रकार से जो जंगल में या फिर कहीं पर जनजातियाँ रहती हैं, या एक प्रकार से कहीं पर लोग बांध बनाते हैं, तो क्या होता है, बांध बनाने से विस्थापन होता है। अब बांध बनाना क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है, बिजली बनाना होता है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना होता है। बांध बनाने का उद्देश्य एक प्रकार से जो है पेयजल के रूप में भी लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये आपको पता होगा कि इससे विस्थापन होता है। जब बांध बनता है तो जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे आसपास के जो लोग रह रहे होते हैं वो वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं, वहाँ पर उनका घर बार सब टूट जाता है, अलग रहना पड़ता है। तो जहाँ पर विकास कोई फैक्ट्री स्थापित हो रही तो फिर वहाँ से लोगों का विस्थापन होता है। तो विस्थापन एक प्रकार से जहाँ विकास होता है वहीं पर विस्थापन होता है। विकास के कारण से ही विस्थापन की समस्या आज वर्तमान समस्या मतलब कि वर्तमान समय की समस्या बन चुकी है। ये बात भी ध्यान रखें। तो इन समस्त पॉइंट्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी और लगातार आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न आपका छोड़ करके नहीं जाएगा, प्रबल दावेदारी के साथ। और आपको ऐसे समझा दूंगा कि कहीं पर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये बात मैं बोल रहा हूँ खुले मंच पर, ठीक है। इसके अलावा पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, पुनर्वास की जो नीति आखिरकार विस्थापन होगा तो दोबारा से उनके बाद जो है वो कहाँ पर बसेंगे लोग, उसको लेकर के, और पुनर्स्थापन की जो नीति है उसके बारे में चर्चा करनी है हमको। इसके अलावा सतत विकास के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है इसका मतलब होता है संतृप्त विकास, संपोषणीय विकास, कि आखिरकार हम इतना उपयोग करें प्राकृतिक संसाधनों का या पर्यावरण का कि भावी पीढ़ी के लिए वो एक प्रकार से संयमित रह सके, बचा रह सके, ताकि वर्तमान पीढ़ी के द्वारा भावी पीढ़ी के लिए एक प्रकार से अगर हम चीज़ों को बचा लेंगे, मतलब कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो सही तरीके से संसाधनों का उपयोग कर सके, इस प्रकार का हम उपयोग करें तो सतत विकास होता है। ऐसा विकास करें जो कि पर्यावरण को, पारिस्थितिकी को, इन सभी को ध्यान में रख करके किया जाए तो वो सतत विकास होता है, ठीक है। ऐसा विकास जो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए किया जाए, ऐसा विकास जो कि पर्यावरण के क्वालिटी में चेंजमेंट ना करवाने के लिए उत्तरदायी हो, ठीक है। तो इस प्रकार के विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझेंगे। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही होगा, वैश्विक तापन बोलते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वातावरण को गर्म करने में। और जब वातावरण गर्म हो जाता है तो क्या होता है भाई, वातावरण के गर्म होने से ग्लेशियर पिघलते हैं, नदी और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है, बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, बांध टूटने की संभावना बढ़ जाती है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से जो द्वीपीय इलाके होते हैं वो डूब जाते हैं। इसके अलावा तटीय इलाके डूबना प्रारंभ हो जाते हैं, जनधन की बहुत सारी हानि होती है। तो एक प्रकार से सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो तापमान और बढ़े, मतलब कि तापमान के बढ़ने से भी ही होता है और लगातार ये प्रक्रिया होती रहेगी। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। इसके अलावा अगला टॉपिक हमको पढ़ना जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये भी एक प्रकार से हमको पढ़ना, तो एक प्रकार से ये आपका सिलेबस है जिसके बारे में हमने चर्चा करी।
इसके अलावा मैं अंग्रेजी में भी आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से उसको भी समझ लें, ठीक है। अंग्रेजी वाली बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का यह सिलेबस भी आपका एक प्रकार से अभी रात के 7 बजे से लाइव हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपके पेपर का नाम है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सेम सिलेबस है, तो राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हिस्ट्री का सिलेबस आप देख लीजिएगा, ठीक है। आधुनिक विश्व का इतिहास इसमें आपको पढ़ना है 1453 से लेकर के 1950 तक। इसके अलावा आप हिंदी साहित्य का सिलेबस देख लीजिएगा। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी अनुवाद जिसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। सभी सेमेस्टर मतलब कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा जियोग्राफी का सिलेबस देख लीजिएगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए हिंदी और अंग्रेजी में जियोग्राफी का सिलेबस ये है, जिसके अंतर्गत हमको आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं सिलेबस को, सोशियोलॉजी के। देखिए सिलेबस आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, प्रोग्राम क्लास डिप्लोमा ईयर आपका है सेकंड ईयर, सेमेस्टर है आपका चतुर्थ यानी कि चौथा सेमेस्टर, सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। कोर्स टाइटल आपका क्या है यानी कि पेपर का नाम आपका जो दिया गया है यहाँ पर देखेंगे, ये हमको पढ़ना है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। यानी कि इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में आप जो है क्या क्या कर पाएंगे, क्या क्या समझ पाएंगे, वही चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है क्रेडिट जो है 4 का क्रेडिट है इस पेपर का, और अधिकतम अंक जो है आपका 100 है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो दिया गया 33% दिया गया, अगर आप पाएंगे तो पास कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखते हैं टॉपिक्स आपका देखें, यूनिट 1 जो है आपका इकाई 1, इसके अंदर आप देखते हैं डिवाइंस मतलब कि प्रकार से विचलन जो होता है उसके बारे में, कॉन्सेप्ट उसकी, ठीक है। मीनिंग, डेफिनेशंस, क्राइम एंड जो है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, व्हाइट कलर क्राइम यानी कि आपका अपराध और किशोर अपराध, सफ़ेदपोश अपराध, ये सब आपको पढ़ना है इकाई 1 के अंतर्गत। इकाई 2 में हमको क्या पढ़ना है, करप्शन इन पब्लिक लाइफ यानी कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, ठीक है। साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध। इसके अलावा ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन मतलब क्या होता है, आपका नशाखोरी जो होता है वो, ठीक है। इसके अलावा सुसाइड यानी आत्महत्या। इसके अलावा मतलब कि मतलब कि टेररिज्म यानी कि आतंकवाद जो होता है वो पढ़ना है इकाई 2 के अंतर्गत। इसके बाद में इकाई 3 जो है आपका, उसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है भाई, इकाई 3 के अंतर्गत हमको पढ़ना है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स यानी संरचनात्मक समस्याएं जो है, जैसे गरीब पॉवर्टी हो गई यानी गरीबी, कास्ट इनइक्वलिटी हो गई यानी कि जातीय असमानता जो हो गई। इसके अलावा प्रॉब्लम्स बहुत सारी और समस्याएं जैसे कि रिलीजियस यानी धार्मिक समस्याएं। इसके अलावा जो है एथनिक यानी कि जातीय समस्याएं, ठीक है। रीजनल यानी एक प्रकार से क्षेत्रीय समस्याएं, ठीक है, ये सब। तो एक प्रकार इसके अलावा जो है माइनॉरिटीज़ जो हैं यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी समस्याएं कुछ हैं, बैकवर्ड क्लासेस की समस्याएं हैं, बिना पिछड़े वर्ग की समस्याएं उसको, ओबीसी की। इसके अलावा दलितों की समस्याएं, तो ये सब हमको इकाई 3 में पढ़ना है सोशियोलॉजी में। इसके अलावा इकाई 4 की जो सिलेबस है उसमें हमको क्या पढ़ना है, जो है फैमिलियल प्रॉब्लम्स जो हैं यानी कि जो पारिवारिक समस्याएं हैं उसमें, जैसे डोरी यानी दहेज हो गया। इसके अलावा डोमिसाइड वायलेंस का हिंदी में मतलब होता है घरेलू हिंसा। इसके अलावा वायलेंस मतलब होता है आपका, वायलेंस का मतलब क्या होता है, मतलब वायलेंस माने तो हिंसा होती है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घरेलू हिंसा। इसके अलावा डिवोर्स यानी कि आपका तलाक। इसके अलावा इंट्रा एंड जो है, और क्या है आपका यहाँ पर देखेंगे, इंट्रा एंड इंटर जो है जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो अंतः पीढ़ी संघर्ष, इंट्रा मतलब अंतः पीढ़ी संघर्ष और इंटर माने अंतर पीढ़ी संघर्ष, ठीक है। इसके अलावा जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अंतर पीढ़ी, जनरेशन माने होता है पीढ़ी, कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली यानी कि एक प्रकार से जो बुजुर्गों की समस्या है वो एक प्रकार से हमको पढ़ना है, तो इकाई 4 हो गई। इकाई 5 में आप देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवधारणा। इसके अलावा इकोनॉमिक वर्सेस सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक बनाम सामाजिक विकास, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, ये सब पढ़ना है हमको। इसके अलावा मैंने हिंदी में ऑलरेडी आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अंग्रेजी में बता दिया जाए ताकि आप देख पाएँ। अगला आपका है क्या भाई, देखेंगे यहाँ पर सभी लोग। अगला आपका है जो है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत, जिसमें जो है आपका नाम आता है स्मेल्सर का, इसके अलावा लर्नर का, रोस्टो का। इसके अलावा अंडर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी जो सिद्धांत है खास करके सेंटर प्रेसफेरी फ्रैंक का है, ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं जो है अनइवन डेवलपमेंट यानी कि असमान विकास का जो सिद्धांत है किसका,
समीर अमीन का। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, एंड डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि जो है सामाजिक एक प्रकार से विकास, सोसाइटी यानी कि समाज का विकास आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो अगली इकाई है उसमें क्या पढ़ना है आपको देखेंगे, इशूज़ एंड डेवलपमेंट यानी कि जो है कुछ विकास के जो मुद्दे हैं उनके बारे में हमको चर्चा करनी है। जैसे कि विकास के मुद्दे कौन से हैं, कृषि संकट यानी एग्रीकल्चरियन, जो आपका मतलब कि जो है एग्रियन क्राइसिस, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन डेवलपमेंट, एंड स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कुशल बेरोजगारी, मानव संसाधन विकास और कृषि संकट, ये सब समस्याएं जो हैं, ये जो मतलब जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा करनी है। इसके अलावा आप देखते हैं इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट यानी कि पारिस्थितिकी और विकास। इसके अलावा डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि विकास और विस्थापन, दोनों एक प्रकार से एक विकास जहाँ पर है वहीं विस्थापन होगा, ये बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके अलावा आप देखते हैं पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति यानी कि रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास, ठीक। ग्लोबलाइज मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, वैश्विक तापमान, एंड क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। तो एक प्रकार से ये आपका सिलेबस था बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप आसानी से कुछ समझ सकते हैं। बीए सेकंड ईयर अगर बात की जाए आपका फोर्थ सेमेस्टर में, तो कोर्स का एक प्रोजेक्ट वाला जो आपको पढ़ना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको लेकर के भी सिलेबस आपका दिया गया है। प्रोजेक्ट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट वाला मेथड यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट जो है आपका जो देना है वो आपको यहाँ पर चार इकाई यानी कि प्रैक्टिकल वाला जो है, यहाँ पर प्रैक्टिकल का सिलेबस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट आपको डिफिनीशंस बताना है, कॉन्सेप्ट सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको बताना है। इसके अलावा हाउ टू डेवलप रिसर्च प्रपोजल एंड इट्स जो है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा तीसरी इकाई में मेथड एंड टेक्निक्स फॉर कंडक्टिंग सिग्निफिकेंट साइंटिफिक स्टडी, राइटिंग ऑफ बायो मतलब कि बायो बायोबिलियोग्राफी, तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट, फाइनल ड्राफ्ट एंड राइटिंग ऑफ फाइंडिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, ये आपका प्रैक्टिकल वाला है जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसकी क्रेडिट 2 है और 4 क्रेडिट आपकी उसको मिल जाएगी, यानी कि इसमें भी एक प्रकार से अब जब आप थर्ड सेमेस्टर में मतलब कि थर्ड ईयर में जाएंगे और आपको जब फिफ्थ सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, तो आपको क्या सिलेबस है, यानी कि बीए थर्ड ईयर और जो 5वां सेमेस्टर आपका होगा उसमें आपको क्या पढ़ना है भाई, उसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट पढ़ना है। इसका सिलेबस मैं जल्द ही दे दूंगा, उसको लेकर के आप चिंता ना करेंगे, सिलेबस उसका ये है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो आप फिफ्थ सेमेस्टर में ही आपका जो अगला पेपर होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस का होगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो है फिफ्थ सेमेस्टर में ही रहेंगे तो उसमें ही आपको तीसरा जो पेपर मिलेगा वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी आब्लिक प्रोजेक्ट वर्क भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पेपर का नाम है। इसके अलावा जब सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे बीए थर्ड ईयर में, तो आपको पॉइंटर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आपको बता दूं कि जब आगे और बढ़ेंगे तो आपको क्या पढ़ना है भाई, जैसे कि सिक्स सेमेस्टर में जो अगला पेपर आपका आएगा उसमें आपको पढ़ना है जेंडर एंड सोसाइटी, तो इस प्रकार से आपको और आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सिक्स सेमेस्टर में ही आपको फील्ड वर्क, केस स्टडी एंड प्रोजेक्ट वर्क को भी देखना पड़ेगा, इसका सिलेबस अलग से दिया गया। तो एक प्रकार से ये आपका सिलेबस था सोशियोलॉजी का, जो कि मैंने आपको बताया। आने वाले समय में फिफ्थ का सेमेस्टर और सिक्स का दोनों का सेमेस्टर जो 3-3 पेपर आपके होने उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। और जो है थर्ड ईयर में किस प्रकार की व्यवस्था होगी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा जल्दी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा और जल्द ही इसकी चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड होने वाली है सोशियोलॉजी की, तो आप सभी लोग जो है तैयार हो जाइए उसके लिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे सोशियोलॉजी के चैप्टर्स वाइज वीडियो होंगी, जियोग्राफी की, हिंदी की, पॉलिटिकल साइंस की, जियोग्राफी की, सभी सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स की, संस्कृत की, और इंग्लिश के लिए मैं सोचूंगा, प्रयास करूंगा इंग्लिश के लिए व्यवस्था करने का, वो भी मैं करूंगा, ठीक है, किसी तरीके से अब की बार। और इसके अलावा और भी आगे चल करके मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सारे सब्जेक्ट, होम साइंस के बारे में जल्द ही दे दूंगा, इसके अलावा मिलिट्री साइंस का, ठीक है, और जो आपका बच रहा है साइकोलॉजी और इसके अलावा फिलोसॉफी, सभी का मैं सिलेबस दे दूंगा, सभी के चैप्टर वाइज वीडियो और चीज़ों पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा, मॉडल पेपर और सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।